तो वो ये चाहते हैं कि हम जनमानस के नजरों में या मीडिया द्वारा प्रचारित जो चीजें हैं उनमें हम कहीं कमजोर दिखाई न दें, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए कोरोना का सहारा ले रहे हैं। भारत जोड़ो से इनमें खलबली मची है। कारण यह है कि उसमें भीड़ आ रही है, इसका भी इन्होंने एक तोड़ निकाला। आपको मालूम होगा गुजरात में सरकार के विरोध में एक मोर्चा निकालने की बात, ये राजस्थान में एक मोर्चा निकाला जा रहा था, कर्नाटक में भी एक मोर्चा निकाला जा रहा है जहां दोनों में चुनाव का ये था, तीसरा मध्य प्रदेश में भी तैयारी चल रही। इनको किसी भी तरह से दूसरा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने आप को छुपाने के लिए दूसरे को हटाने का काम करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ देश के वाकयात पर चर्चा करते हैं और कुछ गहराई से जानकारी हासिल करने के लिए कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं। इस वक्त एक बिल्कुल नई किस्म की सियासी लहर है, खास तौर पर अभी हाल ही में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी हारी है, उसके बाद कुछ हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा का असर कहीं है। हालांकि गुजरात के जीतने के बारे में कहा जा सकता है कि बीजेपी वहां जीती है, लेकिन वहां तकरीबन 40 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं और कई महीने से वहां बीजेपी के तमाम लीडर पूरी तरह से अपनी कोशिश ताकत लगाए हुए थे और किस किस तरह से उन्होंने इलेक्शन जीता है उसके बहुत से वाकयात, बहुत सी हकीकतें अब तक सामने आ चुकी हैं। अब नई बात यह है कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की सरकार ने कुछ सरकारी तंत्र के जरिए कांग्रेस को यह कहलवाया है कि आपकी इस भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के जो शर्तें हैं वो लागू नहीं हो रही हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इसको यात्रा को बंद कर दें। यानी डर है, दहशत है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपोजिशन लीडर है और कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनको चीन के बारे में बहस करने की इजाजत नहीं दी गई राज्यसभा में और वो उन्होंने एक बहुत ही ऐसा बयान दिया जिस पर उनके खिलाफ बीजेपी के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि आपका तो कुत्ता भी नहीं मरा देश की आजादी के लिए। तो ये उससे बड़े गुस्से में है और क्या क्या करेंगे ये नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब इन वाकयात पर मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में मुल्क में होने वाले वाकयात पर अपनी राय रखते हैं, तबसरा करते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ है, ये खलबली है, क्या इशारा है 2024 से पहले की बेचैनी है, आखिर क्या है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकने की कोशिश है और कांग्रेस के लीडर को भी खामोश करने की कोशिश है ताकि वो राज्यसभा में ना बोलें? आप कैसे देखते हैं? आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं आपकी बात को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो बात कही कि चीन पर बोलने का और कोरोना का मामला दिखाते हुए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का, पहली चीज ये है कि कोरोना के काल जब था और आज भी हमारे देश में ये ऐलान कर दिया गया, पहले आपको पता है कि फ्लाइट में जर्नी करने पर मास्क लगाने का और ये सारी चीजें सर्टिफिकेट देखे जाते थे। 1 महीना पहले ये कह दिया गया कि अब ये सब नहीं देखा जाएगा और ये है। अब ये कहा जा रहा है कि चीन के तरफ से बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और ये आ रहा है। अरे चीन के तरफ से क्या क्या बढ़ रहा है इसके ऊपर आप क्यों नहीं चर्चा करते? कोरोना अगर आ रहा है तो उसका रास्ता बंद कर दीजिए, और चीन खुद हमारे देश में आ रहा है उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है काजवी साहब कि चर्चा
लोकतंत्र में जनता तक सच्चाई को निकाल कर ले जाने के लिए सदन के अंदर होता है, क्योंकि चर्चाओं में हकीकत बाहर आती है। जिस तरह से दूध यानी दही को मथा जाता है तो उसका मक्खन ऊपर आता है, तो चर्चाएं जब होती हैं तो उससे उसकी हकीकत का पता चलता है। लेकिन यहां तो चर्चा ही नहीं है, क्योंकि हकीकत का सवाल ही नहीं है कि हकीकत जनता के सामने जाए। हकीकत को जनता के सामने अगर सरकार ले जाना चाहती तो जनहित से जुड़े मुद्दे हो, राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे हो, किसान हित से जुड़े मुद्दे हो, नौजवान हित से जुड़े मुद्दे हो, उन पर वो चर्चा कराती। एक तो विरोधी पक्ष ही नहीं है, केवल जो बड़ी पार्टी है हमने उसके एक नेता को सम्मान दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये भारत से कांग्रेस को हटाना चाहते थे, कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते थे, मगर एक प्रदेश ने क्या किया कि सरकार दे दिया, और सरकार इनके इन पर ये उसको भी दबाने के चक्कर में थे। गुजरात इनका था, इनके पास रह गया, लेकिन हिमाचल इनका था, वो कांग्रेस के पास चला गया। और यहां से जाने के बाद भी कुछ उपचुनाव हुए, वहां के रिजल्ट भी ठीक नहीं आए। तो इसका मतलब यह है कि भारत जोड़ों से इनमें खलबली मची है। कारण यह है कि उसमें भीड़ आ रही है। इसका भी इन्होंने एक तोड़ निकाला। आपको मालूम होगा गुजरात में सरकार के विरोध में एक मोर्चा निकालने की बात, ये राजस्थान में एक मोर्चा निकाला जा रहा था, कर्नाटक में भी एक मोर्चा निकाला जा रहा है जहां दोनों में चुनाव का ये था, तीसरा मध्य प्रदेश में भी तैयारी चल रही थी। लेकिन वो जब भीड़ लाए, कुछ चले दोनों जगह, कर्नाटक में और राजस्थान में, भीड़ ना आने से ये छटपटा गए कि यार ये उतना, और इसमें अगर बात आएगी तो यहीं से हम कमजोर दिखाई देने लगेंगे। तो वो ये चाहते हैं कि हम जनमानस के नजरों में या मीडिया द्वारा प्रचारित जो चीजें हैं उनमें हम कहीं कमजोर दिखाई न दे, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए कोरोना का सहारा ले रहे हैं। कोरोना का सहारा ले रहे हैं। अरे कोरोना का सहारा तो आपने बहुत ले लिया। कोरोना तो के सहारे पर तो आपके पार्लियामेंट बंद रहे, आप अपने बैठे फैसला लेते रहे, जनता की बहस नहीं हुई। आपके कोरोना के ही काल में आपके बड़े बड़े घोटाले गड़बड़ झाले जो है वो छुप गए। चाहे वो फ्रांस से लाने वाला रिफाल क्या जहाज था, उससे लेकर के वो क्या नाम है कि बोगस की क्या था उसका, बोगस या पेगासस, पेगासस। अरे हम उसको बोगस कहते हैं, पोगस कहते हैं। जी जी जी। यानी ये सब बोगस पोगस सब जो है बोगस हो गया। ये कोरोना ने तुमको दिया। तुमने देश की जनता से थाली भी बजवा दिया, दीप भी जलवा दिया, स्वागत भी करा दिया। क्या हुआ? तुम जो कहते गए जनता करती गई। लेकिन तुम आज भी सदन में लागू करो ना कि हम कोरोना के ये नियम का पालन करें। तुम तो कभी नियम का पालन नहीं किए। कोरोना के नियम का अगर पालन शुरू में होता तो हमारे भारत में इतना कोरोना नहीं फैलता। तुमने तो इसका भी फायदा लेने की कोशिश किया। कोरोना को मुसलमान बनाकर पेश करने की तुमने कोशिश किया है जमात के लोगों पर। अदालत ने इसे रोकने का काम किया, वरना मुसलमानों के बारे में तो ये स्थितियां पैदा कर दिए थे तुम कि जमात जिधर से जा रही है कोरोना, उनको तो वो हालत में तुम ला लिए थे जो आजादी से बहुत पहले दलितों की थी कि गले में उनकी हांडी बांध दिया जाता था कि धरती पर थूके नहीं, और पीछे उनके जो है झाड़ू बांध दिया जाता था कि जो चले तो अपने पैर का निशान मिटा दे। वो हालत में तुम भारत के मुसलमानों को ला दिए थे कोरोना के चक्कर में कि ये जिधर से गुजरे इनके भी गले में हांडी बांध दो, कहीं थूकने न पाए। तो ये इनको मौका चाहिए। इनको किसी भी तरह से दूसरा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने आप को छुपाने के लिए दूसरे को हटाने का काम करते हैं, जबकि भाई वो यातना निकाल के बढ़ रहा है, तुम भी बढ़िए। और सच में अगर भारत के नागरिकों के स्वार्थ का और उनके स्वास्थ्य का, दोनों स्वार्थ का और स्वास्थ्य का अगर है, आप ये बताइए किसको जान प्यारा नहीं है? तो जिनको जान प्यारी है तो वो खुद नहीं जाएंगे।
और जो राष्ट्रीय एकता को जान से ज्यादा कीमती समझेंगे वो जाएंगे। और तुम कहते हो ना भाई कि भारत से प्यार जान से ज्यादा करने की हमारी बात है, हम भारत को अपने जान से ज्यादा प्यारा समझते हैं। तो आज नफरत से जो भारत टूट रहा है, अगर उसमें मोहब्बत से जोड़ने की बात चल रही है तो तुम्हें इसमें घबराहट काहे का है? हम जान से प्यारा देश समझते हैं और जान से ज्यादा प्यारा देश की मोहब्बत समझते हैं। और जो इसको समझेगा वो जाएगा, और जिनको जान बचाना है वो खुद घर बैठ जाएगा मास्क लगा कर। जी जी। अच्छा, ये अभी जो हाल ही में राहुल गांधी के जरिए जो सावरकर के बारे में जो कुछ कहा गया था, उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए ये कहा जाना कि आपका तो कुत्ता भी नहीं मरा मुल्क की आजादी के लिए, तो क्या ये गुस्से में कही हुई बात है या ये हकीकत है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे एक अहम नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अपोजिशन के लीडर है राज्यसभा में, उनको बोलने नहीं दिया जाता। कानून के हिसाब से खुद जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है राज्यसभा के अध्यक्ष, उनका कहना है कि वो खुद और प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ये कभी भी बोल सकते हैं, उन्हें बोलने से रोका गया। क्या कुछ है? ये जो कुत्ता भी नहीं मरा, ये इसके बारे में आपकी क्या राय है, उन्होंने जो ये बात कही? अजय जनाब, एक बच्चा मुसलमान का कुचल गया था, तो इनके यहाँ जो मंत्री था उसने कुत्ता के कुचल जाने तक की बात कही थी। आप भूले नहीं होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो मिलिट्री का बहुत बड़ा ये रहा, ऑफिसर रहा, और आज भी मंत्री है, शायद आज भी मंत्री है। तो ये कुत्ता कहे तो कोई बात नहीं, दूसरे ने कुत्ता कहा और घर का कुत्ता कहा। देखिए, एक बात है, इस पर एक शेर अब आपको याद आ गया, मेरे को तो सुनाते हैं। बात बात कौन सी बात कब कैसे कहा जाती है, कौन सी बात कब और कैसे कहा जाता है, ये सलीका है तो हर बात सुना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है, तो सलीका होना चाहिए। ठीक है, हम भी खड़गे की इस बात से सहमति नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं कि ये उसका भी उपमा देने के लायक नहीं है। कुत्ता इतना वफादार तो कोई नहीं होता है। आप बता दीजिए, अपने मालिक के सामने दुम हिलाता है, और जनता, सदन के सारे नेताओं की मालिक जनता है, और ये जनता पे क्रूरता करते हैं। मालिक पर क्रूरता करने वाले उससे भी उपमा देने के लायक नहीं है जो वफादार होता है, जो मिले उतने में खा के संतोष करता है। ये तो लूटने में संतोष करते हैं, देश बेचने में संतोष नहीं करते हैं। ये भी इनका चालू है। तो मेरा ये कहना है कि आप ही बता दीजिए, सदन में ये बैठ करके देश बेचने का फैसला ले सकते हैं क्या? जनता ने इसीलिए इनको चुन के दिया है, तो उसको भी तो चुन के ही भेजा है। तुम तादाद में ज्यादा है इसलिए तुम्हारी सरकार है, वो तादाद में कम है तो आप उसकी बोली बंद कर देंगे? कम से कम उसको सुनो, उसको सुनो, चर्चा से सुनो। जो बात नहीं है, असंवैधानिक है, उसको आप रिकॉर्ड में मत जाने दीजिए। उसके लिए चाहे माफी का लड़ाई लड़िए, चाहे किसी चीज का लड़िए। लेकिन उसने तो ऐसे जानवर का नाम ले लिया, जिस जानवर को तो तुम पालने जाते हो पुलिस विभाग में, चुंघा करके रास्ता चेक करने के लिए, देखने के लिए, जो जानवर देश की सुरक्षा के लिए भी पाला जाता है। अब उसने कह दिया, हम आपको बता दूं, उस जानवर की आत्माएं भी और वो जानवर भी बोलना जानते इंसान की तरह, तो वो भी खड़गे के ऊपर चढ़ जाते कि तुम हमारे कोई ऐसे आदमी से तुलना करा रहे हो जो हमारे ये बहुत ही अहम है, क्योंकि कुत्ते की पहचान एक वफादार जानवर की है। और वो आपको बताऊं, एक दिन कुत्ता चिड़ियाघर के बाहर से निकल रहा था और मुझे देखा तो दुम हिलाया। मैं उससे कहा, क्या कहना चाहते हो? कहता है, सुनो, एक मैं और शेर में क्या फर्क है? वो पाए तो आदमी को फाड़ कर खा जाए, फिर भी आदमी बेटा कुछ बड़ाई करके आता है तो वाह शेर कहता है, और हमें दुत्कार देता है, पत्थर चला के मार देता है। मैं यही समझता हूं कि वो खूनख्वार है तो शेर कहा करते हो, और हम वो वफादार है तो कह दिया करते कुत्ता।
तो ये तो हालात इन्होंने पैदा कर दिया। वफादारों को कुत्ता कह देने की बात आ गई। मेरा कहना है कि अगर कुत्तों को भी यूनियन बन जाती और कुत्ता आदमी की तरह बोलना सीखता तो अब तक मोर्चा पार्लियामेंट पर चला जाता। क्या ऐसे लोगों से मेरी तुलना करा रहे हो जिसमें हमारी अंदर की एक भी अच्छाई नहीं है? हम तो चोर को देखकर भौंकते हैं, ये चोर से चंदा लेते हैं। समझ लीजिएगा, कुत्ता चोर को देखकर भौंकता है और ये चोरों से चंदा लेते हैं। तो कुत्ता भी बेचारा परेशान हो जाता है। और उन्हें इशारा कर देते हैं कि चोरी करके निकल लो, कोई मसला नहीं है। अरबों रुपया विदेशों में चला जाता है। अच्छा, ये जो बेचैनी है इसमें क्या इसके पीछे 2024 बीजेपी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है? क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको 2024 के? देखिए, मैं राजनीति का हमें मौका नहीं मिला सदनों में जाने का, मगर सड़कों के जरिए हम हर चीज को जानते हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूं, जनता विकल्प ढूंढ रही है लेकिन नहीं मिल रहा है, और उसका दो कारण है। आप देखिए, पंजाब में अकाली और कांग्रेस चलते थे, कभी अकालियों की सरकार आती थी और कभी कांग्रेस की। तीसरा जब वहां विकल्प मिल गया, आपका सरकार बन गई। आप देख लीजिए हरियाणा में विकल्प क्या है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, वहां तीसरी विकल्प नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान में कभी कांग्रेस कभी भाजपा, तीसरा विकल्प नहीं। तो आज भारत के अंदर विकल्प का संकल्प लेकर के अगर पार्टियां तैयार हो जाएं तो भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है भाई। देश के अंदर 100% में 42% भी 38% पर सरकार, 31% पर सरकार बनी है। तो जनता तो हमेशा सरकार के विरोध में रही है। 66% रही है, 52% रही है, 62% रही है, 70% रही है। तो आज की स्थिति में जनता विकल्प ढूंढ रही है और नेताओं पर से। देखिए, एक बात आपको बताएं साहब, जब भरोसे से भरोसा टूट जाता है तो बड़ी तकलीफ जाती है। आज कहीं भी है, सेंट्रल में नेता कहां है? क्षेत्रीय नेता बन गए, लोकल पार्टियों के टाइप में नेता बन गए। राष्ट्र की बात करने वाले हैं मगर सच में राष्ट्रीयता लेकर चलने वाले हैं क्या? आप एक ही बात बता दीजिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है कि नहीं है? फिर सीमा विवाद जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीमा विवाद हो, रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। तो क्या इसमें वीजा पासपोर्ट लगेगा क्या है? नदी के पानी का बंटवारे का झगड़ा चल रहा है। तो राष्ट्र को राष्ट्र बनाकर रखिए, राष्ट्र को इस तरह से बद टुकड़ों में बांटने का काम कीजिए कि प्रदेश अपने आप को देश समझने लगे। और उस पर भी पार्लियामेंट चल रहा है, कोई छू नहीं रहे। कारण, एक तरफ पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का अधिकार मांग रहे हैं, चुनने का अधिकार मांग रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सा है? तो क्या ये दोनों जगह, चूंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से की मिलीजुली सरकार है, उसके बावजूद भी ये मसला कोई हल नहीं करना चाहते, या इनको ऐसा लगता है कोई ना कोई एक राज्य से जो है वो उन्हें सत्ता गंवानी पड़ेगी अगर कोई भी किसी भी एक तरफ की कोई बात करी? तो क्या है वजह? देखिए सर, एक बात आप सोच लीजिएगा, यहां मामला कर्नाटक का चुनाव ज्यादा से ज्यादा 9 महीना होगा, 10 महीना होगा, और महाराष्ट्र का चुनाव 2-2.5 साल है, मान के चलिए। तो यहां से महाराष्ट्र से, देखिए गुजरात में चुनाव था तो महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योग उठा करके लेकर चले गए। देखो, हम नौजवानों को ला रहे हैं। ये आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में जो देश का प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री, ये दो देश की तो चिंता नहीं करते, ये इलेक्शन जीतने की चिंता करते हैं। भारत का हिस्सा नहीं है क्या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के विकास से भारत का विकास नहीं होता, आप उसको लेकर के चले गए। तो इनके अंदर चुनाव जीतने का है,
चाहे उसके लिए हम कहीं भी, पूरा भारत इनका है, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में भारत की सरकार है। तो भारत का विकास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? केवल भारत का विकास एक आदमी कर रहा है सड़क बना बना के, और ये पूरा उद्योग लेके भाग रहे हैं। तो ये चीजें हैं, इनको कर्नाटक का चुनाव जीतना है, इसलिए ये सारे नाटक करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में नाटक ही सबसे ज्यादा आगे रहता है। तो ये बहरहाल आपको लगता है कि सिर्फ चुनाव की वजह है कि ये इस वक्त मामला गरमाया है? अब तो ये आपने कहा कि विकल्प अगर जनता को मिले तो वो जरूर बीजेपी को हरा पाएंगे। अब जिस तरह से वो नफरत की सियासत का एक बहुत तेज दौर चला अभी गुजरात इलेक्शन के दौरान, क्या आपको लगता है कि उसमें कहीं कोई रुकावट आएगी, या बीजेपी अभी और सांप्रदायिक रंग ही देकर के अपने इलेक्शन जीतना चाहेगी? आप देख नहीं रहे हैं, कर्नाटक में हिजाब उठाया गया तो उसका असर गुजरात को दिलाया गया। अब हलाल आ रहा है, हलाल के मुद्दे आ रहे हैं। जी जी, जी। और उसकी लड़ाई करने के लिए वो जा रहे हैं दुकान पर, तो कहते हैं हलाल है, हमको झटका खाना है। अब एक दुकान वाला झटका दे कि हलाल दे, उस पर झगड़ा कर रहे हैं। समझ लीजिएगा, मेरा ये कहना है कि हलाल और झटका के बीच में जिसको जैसे खाना है खाएं, लेकिन हलाल बंद करो, ये क्या मामला है? हलाल झटका चल ही रहा है, बंद करो, बंदिश, उस पर प्रतिबंध लगेगा। क्यों बाबा? तुम जानवर के मारने पर ही प्रतिबंध लगा दो ना। ये हलाल झटका का क्या है? भाई एक बात आपको बताऊं, सावरकर की बात आपने छेड़ा। सावरकर ने कहा था गौ पालन करो, गौ पूजन मत करो, याद कीजिएगा। उन्होंने कहा गौ का पालन कीजिए, पूजन मत कीजिए। और उसने तो यहां तक कहा कि अपने मल मूत्र में लिपटी हुई को हम मां नहीं कहेंगे, ये सावरकर ने कहा था। अपनी किताब, उसकी किताब में पढ़ा हुआ है। जी जी जी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई, कि तुम जानवर का बध ही रोक दो ना। तुम ये समझ रहे हो कि मुसलमान का हलाल रोक देंगे तो गोश्त खाना छोड़ देंगे? अरे वो छोड़ देंगे, और वो मुर्गी खाएंगे अपने घर में काट करके, या 10 आदमी मिलकर बकरा ला के घर में काट के खाएंगे। जिसको खाना है वो खा रहे हैं ना। अरे भाई बिहार में आपने शराबबंदी कर दिया तो नकली शराब पी पी के मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? गुजरात में शराब मिला कि नहीं मिला? गर्द पर इतनी पाबंदी होने के बावजूद भी गुजरात में 3-3 हजार कुंटल टन आपके ये आए, क्या बोलते हैं उसको, ड्रग्स आए कि नहीं आए? तो तुम्हारी बंदिश से नहीं होगी। तुम चेतना पैदा करो कि लोग जो है अच्छी चीजों को अपनाएं, बुरी चीजों को छोड़ दें। तो ये सब चलता है। ये जनता को चीन कितना अंदर आया ये सोचने का मौका न रहे, वो आपस में लड़ते रहे। जब घर के आदमी लड़ते हैं तो दरवाजे, खेत में जानवर चर रहा है तो एक भी हाँकने नहीं जाता। वो कहते जब तो साले को हम बचा के क्या करेंगे। जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो भी घर बर्बाद होता है। यहां तुम बहस नहीं कर रहे हो, चीन का कोरोना रोकने की बात कर रहे हो, चीन का आना रोकने की बातें नहीं कर रहे हो। क्या बात है? तो ये बहरहाल चीन से दोस्ती जो है उसकी क्या वजह है? क्यों, मतलब चीन हमारा दुश्मन है ये बात सरकार की पॉलिसी है, लेकिन चीन हमारा दोस्त है ये पार्टी की पॉलिसी है, क्या है? या फिर क्यों, किस तरह से? भाई साहब आप सुन लीजिए, रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक दुश्मन हमारे लिए चीन है। ये उनका बयान था और उसका उन्होंने उदाहरण दिया था। आज भी देखिए हमारी कितनी सीमा उससे लगी हुई है, पाकिस्तान से इतनी भर लगी है, उससे कितनी लगी हुई है देख लीजिए। और नेपाल ओपाल लिए, भूटान सब लिए दिए, लगी है कि नहीं लगी है? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर ये चीन को दुश्मन बना लेंगे तो चीन पाकिस्तान से मिला हुआ है, चीन श्रीलंका से मिला हुआ है, चीन ने नेपाल में विकास करने का काम किया है, ये छितरा जाएंगे। इसलिए ये चीन से दोस्ती भी रखते हैं और दिखाने के लिए जनता के अखबारों में दुश्मनी की बात करते हैं। हमारा कहना है ना दोस्ती रखो ना दुश्मनी रखो।
तुम कहो कि भाई तुम अपने सीमा में रहो, हमको अपनी सीमा में रहने दो, तुम हम पर बुरी नजर मत डालो, हम तुम पे बुरी नजर नहीं डालेंगे। जब ये बातें आएंगी तो दोस्ती तो अपने आप में हो जाएगा। लेकिन हम दोस्ती केवल दिखावा का करें और वो हमको ढकेलता जाए, तो इसका मतलब ये हमारी कमजोरी होती जाएगी ना। हमको राष्ट्र बचाना है ना। जी, ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि पीएम केयर फंड में भी चीन मदद करता रहा है, और एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके बेटे एक थिंक टैंक के जिम्मेदार हैं। उस थिंक टैंक को नई दिल्ली में चीन की एम्बेसी भी फंड करती है। इस किस्म की चीजें भी आ रही हैं। तो आखिर ऐसे में मुंह से खाए आंख लजाए वाली बात है या क्या है? देखिए, वैसी बातें नहीं है। आप जानते हैं कि आज की स्थिति में यह है कि गरीब के फटे कपड़े देखा जाए तो कहा जाता है कि ये साला वो बार बार आंचल से ढक रही है फटी के पैजामे को, तो कह रहे हैं इशारा कर रही है। और जींस का फटा फटा कपड़ा पहन करके दूसरे बड़े पूंजीपति के घर के घूम रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि फैशन है। समझ लीजिएगा। तो कहीं देखिए, इस देश का एक दिन एक फकीर एक दुकानदार के पास गया, कहा कि राम के नाम पर कुछ दीजिए, राम ने दिया है, आप मुझे दीजिए। तो उसने 5 रुपया निकाल के हाथ पे डाला। तभी एक नेताजी आते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, कहते हैं भव्य मंदिर बनाना है, हमको कहां कहां जाना है। तो वो 10,000 की गड्डी थमाता है। फकीर लौट कर आता है, भिखारी लौट कर आता है और मुंह में बुदबुदाता है कि मैंने उसी राम के नाम पर मांगा तो 5 रुपये, और इसने मांगा तो 10,000। इस देश का अजीब धंधा है, गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा है। तो यहाँ परिभाषा बदलती है। जिस तरह का परिभाषा यहाँ बदला जा रहा है, इन परिभाषाओं को देख करके बड़ा दुख होता है। आज जो आपने बात कही है, इतनी बड़ी बात है साहब, कि अगर हम एक रंग हो जाते, इंसाफ की बुनियाद पर आ जाते, तो आज ये हालत नहीं होती। हमारे यहाँ हमारा चोर हमारे लिए अच्छा है, तुम्हारा ईमानदार हमारे खिलाफ है तो हमारा दुश्मन है। हक बोलने वाले को जेल में डाल दो, चापलूसी करने वाले को मंत्री बना दो। ये तो हालत है। तो ये चीजों पर कब तक आप चलाएंगे? आप ही तो बहरहाल ये एक बीजेपी के लिए अब ऐसा लगता है कि वो घबराए हुए हैं और वो कांग्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि विपक्षी दलों में अगर वो ऑप्शन के तौर पर, वो विकल्प के तौर पर अगर सामने आए तो जनता जरूर उनके साथ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये आने वाला वक्त मेरे को एक बात और कह लेने दीजिए। देखिए, आज क्या हल है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव को पैटर्न चेंज कर दिया गया। पहले नेता जो होते थे वो माइक वर्कर्स होते थे, जनता को भाषण से जगा देते थे। फील्ड वर्कर होते थे, जनता के बीच काम करते थे। समझ लीजिएगा। ब्रेन वर्कर होते थे, बैठकर योजनाओं को बनाते थे, लेकर चलते थे। लेकिन अब ये तीनों नेता को फाइनेंस वर्कर ने, पूंजीपतियों ने खरीद लिया। अब ये तीनों खरीद लिए गए। अब ये भी जो पहले मंत्री रहकर कुछ बिटोरे कि चुनाव में खर्च करेंगे, इनका ईडी का छापा मार दे रहा है। तो भाजपा की पूंजी भी बढ़ रही है। आज आपने ही देखा ना कि बांड कितने परसेंटेज इनको मिला है। तो इनका पैसा भी पार्टी का बढ़ रहा है और इनके भ्रष्ट लोग भी चुपचाप फंसे हुए हैं और दूसरे पार्टी को चंदा भी नहीं मिल रहा है और उनका धंधा भी बंद कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जनता संकल्प ले रही है कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, मगर चरित्रवान कैंडिडेट, जी अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। तो यह स्थिति है कि आपको बताए, और ये चीज आज नहीं तो कल क्रांति के रूप में आएगा और ये बदलेगा। आज नहीं तो कल बदलेगा। तो बदलने की उम्मीद आपको है, और बहुत लोग अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद अब तब्दीली का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।